हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के बारे में बात करने वाले हैं। हेतु मतलब क्या होता है? कारण। ठीक है, तो काव्य के क्या क्या हेतु हैं? विभिन्न जो संस्कृत आचार्यों द्वारा और हिंदू आचार्य द्वारा जो हिंदी के आचार्य द्वारा और संस्कृत आचार्य द्वारा जो भी प्रदत्त किए गए हैं काव्य हेतु, उनके मत के अनुसार उन्हीं के बारे में जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं, इसलिए यूपी कौन कौन से लोग, खास करके एलटी, जीआईसी, जीडीसी और टीजीटी पीजीटी के लोग, टीजीटी पीजीटी के लोग बिल्कुल ध्यान में देंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भामा की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किस क्या क्या माना है काव्य का हेतु? तो इन्होंने कहा है गुरुपदेशा दध्येतु शास्त्रम जड़ विधिलोप्यम काव्यम तु जायते जातु कासिद ये प्रतिभावता। यानी भामा ने काव्य का हेतु किसमें माना है? केवल प्रतिभा को माना है। आपको परिभाषा को याद तो रखनी है ध्यान में, लेकिन मेन चीज उनके ने किसको काव्य का हेतु माना है उसको याद रखना है। तो भामक के अनुसार काव्य का हेतु क्या है? प्रतिभा। इसे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। चाहे तो ये परिभाषा दे देगा और पूछेगा ये परिभाषा किसके द्वारा बताई गई है, तो आपको याद रखना है भामा के द्वारा। या फिर पूछ दे किसने काव्य का हेतु प्रतिभा को माना है, तो भी आपका उत्तर क्या होगा? भामा। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और अगला हम लोग देते हैं दंडी। कौन है अगले? दंडी। इन्होंने क्या माना है? तो इन्होंने काव्य का हेतु किसे माना है? प्रतिभा को, शास्त्र ज्ञान को और अभ्यास को। अब देखिए उन्होंने क्या परिभाषा दी है, उस परिभाषा को भी थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा है नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंद शास्त्र भोगे कारणम काव्य संपदः। इन्होंने कहा है कि जो प्रतिभा है, जो शास्त्र का ज्ञान है और जो अभ्यास है, यही क्या है? तीन काव्य के हेतु हैं। अगर पूछेगा दंडी के अनुसार काव्य हेतु कितने हैं, तो तीन हैं। कौन कौन से हैं? प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, यही तीन हैं। भामा के अनुसार कितने हैं? केवल एक है। कौन है? ये है प्रतिभा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आप देखिए कई बार परिभाषा दे दी जाती है, पूछी जाती है, दो दो पैटर्न है पूछने का। या तो परिभाषा दे देगा, वो पूछे किसकी है, या फिर ये पूछ लेगा कि ये जो शब्द दिए जाए कि ये मान लीजिए प्रतिभा किसके अनुसार काव्य हेतु है, तो भामा के अनुसार। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास किसके द्वारा काव्य हेतु है, तो वो दंडी द्वारा है। अब वामन के हम लोग पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है लोको विद्या प्रकृति काव्यांगानी, मतलब लोक यानी लोक व्यवहार और विद्या, इन इस दो को, कितने को? दो को। वामन के अनुसार दो ही काव्य हेतु है। कौन कौन से? लोक यानी लोक व्यवहार और विद्या। अब हम लोग रुद्रट की बात कर लेते हैं। तो रुद्रट के अनुसार काव्य हेतु क्या क्या है? तिन्हों ने कहा है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये बहुत बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। इसी प्रीवियस एग्जाम में आप लोग देखते होंगे पीवाईक्यू, उसमें बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। और ध्यान रखिएगा इसमें विशेष बात क्या है इनके बारे में, रुद्रट के बारे में। तो आचार्य कुंतक ने भी शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु स्वीकार किया है। यानी दो दो आचार्यों ने, किसने किसने? कुंतक ने, कुंतक ने और किसने? रुद्रट ने। इन दोनों आचार्यों ने काव्य का जो हेतु है वो शक्ति यानी इसको प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को माना है। किसने किसने? रुद्रट और कुंतक ने। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग राजशेखर, इनके बारे में। राजशेखर ने काव्य हेतु की क्या परिभाषा दी है? उन्होंने कहा है प्रतिभा व्युत्पत्ति मित समवेते श्रेष्ठो इति। यानी प्रतिभा और व्युत्पत्ति को, किसने केवल प्रतिभा और व्युत्पत्ति को काव्य का हेतु माना है? तो राजशेखर ने माना है। और किसने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को माना है? तो वो रुद्रट और कुंतक ने माना है। केवल प्रतिभा और व्युत्पत्ति को किसने माना है? तो वो माना है राजशेखर ने। बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, इनकी परिभाषा में ध्यान में रखिए। अगले हैं हमारे मम्मट। इन्होंने क्या किसको माना है? इन्होंने प्रतिभा, निपुणता, बस ध्यान देना है क्या आपको, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, यानी केवल जो शब्द थे उनके, उन शब्दों में केवल हेरफेर कर दिया है किसने? आचार्य मम्मट। इन्होंने क्या कहा है? शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्योदेशार्थ का काव्यांग शिक्षाभ्यासम इति हेतु स्तुत भवे। यानी उन्होंने क्या कहा है कि शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता यानी व्युत्पत्ति, अभ्यास, इन तीनों को काव्य का हेतु माना है। किसने? मम्मट ने। अगले हैं हमारे वाग्भट। इन्होंने क्या कहा है? तो प्रसन्न पद नयार्थ
एक मिनट देखते हैं कौन सा सब छूटा हुआ है। चलिए अगले हमारे कौन है, वाग्भट। ठीक है, एक सेकेंड, शुरू करते हैं। तो अब देखिए कौन है हमारे अगले हैं, वाग्भट। इन्होंने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी एग्जाम में पूछा नहीं है, फिर भी आप परिभाषा को थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। प्रसन्न पद नव्यार्थ विद्युत वेदी विधायनी स्फुरंती सत्यवेद बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्तमुखी। ये किसके अनुसार है, वाग्भट के। आपको ध्यान रखना है हेमचंद जी के बारे में। इन्होंने केवल प्रतिभा को ही माना है, ठीक है। और किसने माना है, और किसने स्वीकार किया है केवल और केवल प्रतिभा को, आप दिमाग को जोड़ डालिए जरिए। किसने माना है, भामह ने। इन्होंने भी प्रतिभा को ही क्या माना है, काव्य का हेतु माना है। चलिए पे पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं सब कुछ। तो इन्होंने क्या, हेमचंद जी ने क्या परिभाषा मानी, उन्होंने कहा है प्रतिभा से हेतु प्रतिभा नव नवोमनिष शालिनी प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब क्या होता है, बुद्धि। प्रज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। इन्होंने जो वाग्भट है, सॉरी हेमचंद है, इन्होंने किसको माना है, केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना है। उनकी परिभाषा को आप ध्यान दे दीजिएगा। इनके में जो कीवर्ड है वो क्या है, नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा। इस बात को आप ध्यान रखें, वो किसके द्वारा है, हेमचंद के द्वारा। अगले हैं हमारे पंडित जगन्नाथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा है, तस्य च कारणम कवितागतम केवलम प्रतिभा। मतलब केवल प्रतिभा को भी इन्होंने क्या माना है, काव्य का हेतु माना है। किसने, पंडित जगन्नाथ जी ने। ठीक है, तो देखिए काव्य का हेतु प्रतिभा को किसने किसने स्वीकार किया है, तो प्रतिभा को केवल 4 लोगों ने। वो 4 लोग कौन कौन से हैं, देखिए आप लोग, भामा है, हेमचंद है, पंडित जगन्नाथ हैं और जयदेव हैं। ये जो 4 आचार्य इन्होंने प्रतिभा को क्या माना है, काव्य का हेतु माना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। अब देखिए रीतिकालीन जो आचार्य है, उन्होंने काव्य का हेतु क्या क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक नए क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसेगा। तो आचार्य केशव दास की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, प्रतिभा कारणम तस् व्युत्पत्ति विभूषणम। यानी कविता के मूल हेतु क्या क्या है, प्रतिभा है, सहायक हेतु है। मतलब इन्होंने जो काव्य हेतु है वो 2 माने हैं। कौन कौन से, मूल हेतु और सहायक हेतु। मूल हेतु में इन्होंने प्रतिभा को माना है, और सहायक हेतु में इन्होंने किसको माना है, व्युत्पत्ति। यानी इनके द्वारा काव्य हेतु कितने हैं, 2। कौन कौन से, मूल हेतु और सहायक हेतु। मूल हेतु में प्रतिभा है, यानी प्रतिभा के कारण ही काव्य रचना आप कर पाते हैं, और दूसरा है व्युत्पत्ति। ये इन्होंने किसने माना है, आचार्य केशव दास जी ने। अब भिखारी दास की बात हम लोग करते हैं। इनकी परिभाषा भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है, शक्ति कवित्त बनाई कि जेहि जन्म नक्षत्र में देन विधाता, काव्य की रीति सीखी सुखविन सो देखी सुनी बहुलोक की बात है। ये बात कई बार कई एग्जामों में ये जो लाइन है, जो पंक्तियां हैं, वो पूछी जा चुकी हैं। तो आपको केवल परिभाषा ही नहीं याद रखनी है, उन पंक्तियों को भी ध्यान देना है। हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ले कि ये पंक्तियां किसकी हैं। ये देखिए कितने एग्जामों में प्रीवियस ईयर में आप उठा के देखिए, पूछा जा चुका है कि जो काव्य की रीति सीखी सुकविन सो, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो किसकी हैं, भिखारी दास की। और किससे संबंधित है, तो काव्य हेतु से संबंधित। इन्होंने काव्य हेतु कितने माने हैं, तो इन्होंने 3 माने हैं। कौन कौन से, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। यानी इन्होंने संस्कृत आचार्यों द्वारा ही काव्य हेतु को माना है। अगले हमारे आचार्य हैं कौन से, श्रीपति। इन्होंने क्या माना है, इन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास, यानी शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति और अभ्यास और प्रतिभा ते होते हैं ताको ललित प्रकाश। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। अब सुखदेव मिश्र का आप लोग जरूर याद रखिए, इन्होंने क्या कहा है, अभी देख लेते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या क्या माना है। इन्होंने कहा है कि जो जो सुखदेव मिश्र इन्होंने कारण देव प्रसाद जी ही शक्ति कहत सब कोई वित्पत्ति और अभ्यास मिले त्रय बिनु काव्य न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी। इन्होंने परिभाषा में सब कुछ काव्य जो हेतु है उसको बता दिया है। इन्होंने किसको किसको माना है, तो शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास, यानी ये जो 3 है इसी को इन्होंने काव्य का क्या माना है, हेतु माना है। तो आपको रीतिकालीन आचार्यों में किसका ध्यान रखना है, केशव का, भिखारी का और सुखदेव मिश्र का। तो केशव ने किसको माना है, उनके अनुसार 2 है। कौन कौन सी, मूल हेतु और सहायक हेतु। मूल हेतु में प्रतिभा है, सहायक हेतु में व्युत्पत्ति है। और भिखारी दास ने किसको किसको माना है, उन्होंने तो खुद ही कह दिया है, काव्य की रीति सीखी सुकविन सो। तो उन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यासों की संस्कृत आचार्यों द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसी को इन्होंने भी माना है।
श्रीपति उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सुखदेव मिश्र का आप लोग ध्यान रखिए, इन्होंने किसको माना है? शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही इन्होंने माना है। केवल प्रतिभा की जगह इन्होंने क्या मान दिया? शक्ति मान दिया। ये आपको बात याद रखनी है। अब चलिए हम लोग जो रस निष्पत्ति से संबंधित कुछ व्याख्या है वो आचार्यों ने क्या की है इसको ध्यान दें। यहाँ से क्वेश्चन छोटा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पहले तो आप ये जो रस निष्पत्ति से संबंधित भरत मुनि की जो व्याख्या है, जो सूत्र है, उसको ध्यान रखें। उन्होंने क्या कहा है? विभावानुभाव व्याभिचारी संचार योग्य निष्पत्ति। ये किसका जो है सूत्र दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आचार्य भरत मुनि का। इसको आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं जो विभिन्न जो आचार्य हैं हमारे, उन्होंने क्या क्या कहा हुआ है। तो पहले हम दर्शन की बात कर लेते हैं। इसमें जो संयोग और निष्पत्ति जो भरत मुनि के सूत्र में आया हुआ है, संयोग और निष्पत्ति, उसके जो विभिन्न आचार्य उन्होंने विभिन्न प्रकार से इसकी व्याख्या भी की हुई है। चलिए पहले हम लोग दर्शन के बारे में जान लें। जो आचार्य हैं उन्होंने कौन कौन से दर्शन दिए हैं। एक सेकेंड। तो देखिए पहले हम जानते हैं भट्ट लोलट, इनका संबंध किससे है? मीमांसा दर्शन से है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? उस सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। यहाँ से चाहे नेट हो, ठीक है, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे एकदम ऑल एग्जाम में। इसको एकदम बिल्कुल याद रखिए, सभी ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पहले याद रखिए आप लोग, जो भट्ट लोलट उनका कौन सा दर्शन है? तो मीमांसा दर्शन है। उनके सिद्धांत का क्या नाम है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? तो उत्पत्ति से लिया है। अब इन्होंने देखिए जो भरत मुनि है उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति लिया है। अब ध्यान दीजिए उन्होंने संयोग का अर्थ क्या लिया है? उन्होंने संयोग का अर्थ में संबंध क्या माना है? उन्होंने उत्पादक मतलब उत्पाद और उत्पादक संबंध यानी भाव संबंध उन्होंने माना है। उन्होंने रस की अवस्थिति किस में मानी? उन्होंने मूल पात्र यानी अनुकार्य में मानी हुई है। इन बातों का बिल्कुल ध्यान से मेरे। पहले मैं आप लोगों को आचार्य के दर्शन और उनके सिद्धांत का मत बताती हूँ, उसके बाद पूरी जो सारणी जो टेबल है पहले उसके बाद उसको दिखाऊंगी। चलिए पहले हम देखते हैं। तो हमारे जो भट्ट लोलट हैं इनका दर्शन क्या है? मीमांसा दर्शन। इनके मत का क्या नाम है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और हमारे दूसरे कौन है? आचार्य शंकुक, इनका क्या है? न्याय दर्शन। इनके सिद्धांत का क्या नाम है? अनुमतिवाद। तो शंकुक की क्या है? अनुमतिवाद। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगले हमारे आचार्य हैं भट्ट नायक। ठीक है, तो इनके जो है जो दर्शन है इसका क्या नाम है? उसका नाम है सांख्य दर्शन। इन्होंने कौन सा मत दिया है? इनके मत या सिद्धांत क्या नाम है? भुक्तिवाद या भोगवाद। चाहे आप भुक्तिवाद कहिए चाहे भोगवाद कहिए, बात दोनों एक ही है। और अगले हैं हमारे अभिनव गुप्त। कौन है? अभिनव गुप्त। इनका दर्शन क्या है? शैव दर्शन है। इन्होंने इनके सिद्धांत का नाम क्या है? अभिव्यक्तिवाद। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है किसकी? संयोग और निष्पत्ति यानी रस शुद्ध की। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग पूरी सारणी के द्वारा सब कुछ जान लेते हैं और देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग इसको इग्नोर नहीं करें। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, तो फिर से देखते हैं हम लोग पूरी सारणी के अनुसार देखते हैं क्या क्या एक ही जगह आपको मिला हुआ है। आप इसको नोट कर लें कॉपी पर। लिखने से कभी मत भागें, क्योंकि जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी। तो देखिए पहला है हमारा कौन सा है? भट्ट लोलट। इनके दर्शन क्या नाम है? मीमांसा दर्शन। इनके मत का क्या नाम है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया है? तो उत्पत्ति लिया है। इन्होंने संयोग का अर्थ क्या लिया है? इन्होंने संयोग में जो संबंध माना है वो उत्पाद्य और उत्पादक का माना यानी भाव संबंध माना है। इन्होंने रस की अवस्थिति किस में मानी है? तो मूल पात्र या अनुकार्य में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगले हैं हमारे श्री शंकुक यानी आचार्य शंकुक। इनका दर्शन क्या है? न्याय दर्शन। इनका मत क्या नाम है? अनुमतिवाद। और इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना? इन्होंने अनुमति को ही मान लिया है। तो इसमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। उत्पत्तिवाद में भी उत्पत्ति को मान लिया गया है, अनुमतिवाद में भी अनुमति को मान लिया गया है। इन्होंने संयोग का अर्थ क्या माना है? तो इन्होंने माना है अनुमाप्य और अनुमापक, ये संबंध माना है इन्होंने रस और विभावादि में। इन्होंने रस की अवस्थिति किस में मानी? इन्होंने मूल पात्र यानी अनुकर्ता यानी अभिनेता नट में, किसमें मानी है? नट में। और चित्र तुरंग न्याय के द्वारा इसकी व्याख्या इन्होंने क्या की है? स्पष्ट की है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि किस आचार्य ने चित्र तुरंग न्याय के माध्यम से रस की अवस्थिति मानी है और किसने नट में जो है मूल पात्र में रस की अवस्थिति मानी है, तो कौन होंगे? आचार्य शंकुक। इनका दर्शन क्या है? न्याय दर्शन। इनके मत का क्या नाम है? तो अनुमतिवाद नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भट्ट नायक। इनके दर्शन क्या नाम है? तो सांख्य दर्शन। ठीक है,
और इनके मत, इनके दर्शन का नाम ये हो गया, इनके मत का नाम क्या है, भुक्तिवाद या भोगवाद। उसी से इन्होंने अपने निष्पत्ति का अर्थ भी माना है, भुक्ति या भाविति। अब इन्होंने संबंध क्या माना है, तो भुक्ति से भोज, ठीक है, तो याद रखिए भोगवाद है ना, तो इन्होंने भोजक भोज, ठीक है, और भाव भावक संबंध इन्होंने क्या किया है, माना है। इन्होंने रस की अवस्थिति क्या मानी है, सहृदय यानी प्रेक्षक के चित्त में इन्होंने क्या माना है, रस की अवस्थिति मानी। इनके अनुसार रस की निष्पत्ति या अवस्थिति कहाँ होती है, तो रस सहृदय के यानी प्रेक्षक के चित्त में होती है, ठीक है। उसके बाद अगले हैं हमारे अभिनव गुप्त। इनके दर्शन का क्या नाम है, शैव दर्शन, और इनके मत का क्या नाम है, अभिव्यक्तिवाद। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ व्याख्या दी है। तो आपको दो तरीके से इसको याद रखना है, एक तो याद रखना है अभिनव गुप्त का दर्शन क्या है, तो शैव दर्शन, और इनके मत का क्या नाम है, अभिव्यक्तिवाद। और किसने रस निम्बति शुद्ध की जो व्याख्या की है, किसने सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है, तो वो इन्होंने ही की है, किसने, अभिनव गुप्त ने, ठीक है। और इनके जो इन्होंने रस निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है, तो इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति मान। देखिए मैक्सिमम जो चारों लोग हैं इन्होंने अपने सिद्धांत के मत के नाम पर निष्पत्ति का अर्थ मान लिया है। इन्होंने संबंध क्या माना है, तो इन्होंने माना है व्यंग और व्यंजक संबंध माना है। किसने, आचार्य अभिनव गुप्त ने, जिनके दर्शन का नाम क्या है, शैव दर्शन। इन्होंने रस की अवस्थिति कहाँ मानी है, तो रस स्थायी भाव के रूप में सहृदय यानी सामाजिक के चित्त में पहले से ही विद्यमान रहता है। यानी अगर क्वेश्चन ये भी पूछे कि किसने रस की अवस्थिति सामाजिक यानी सहृदय के चित्त में पहले से ही विद्यमान रहता है, ये माना है, तो किसने माना है, अभिनव गुप्त ने। इन बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इसका सबका नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और बार बार इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें खुद के लिए और अपनी जिंदगी को बनाने के लिए पढ़ें। धन्यवाद।